Hello everyone, this is Saurav and welcome to the paper discussion of your CBSE board examination 2025 of class 12 legal studies, okay, which you had in today's morning, okay, 3rd of March 2025. तो इस पेपर को हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे इस सेशन के अंदर. वी विल मार्क द आंसर्स, ठीक है, कौन कौन से आंसर्स है और कौन से क्वेश्चंस जो मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है उनका क्या आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है. Yesterday, I was taking a lot of sessions, ठीक है, of the students and all these people, okay. तो शायद आवाज़ जो है आज थोड़ी सी लो साउंड कर रही होगी, ठीक है, एकदम ऐसे गला बैठा हुआ सा है बिकॉज आई हैड समथिंग अराउंड लाइक 8 to 9 सेशंस ऑफ अराउंड 2 hours. तो पूरे दिन ही मैं बिजी था एंड टुडे ऑल्सो आई वाज क्वाइट बिजी, ठीक है. तो दैट्स वाई यू मस्ट बी सीइंग कि नो पीपीटीज एंड एनीथिंग, ठीक है, डायरेक्ट पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट करके ही आई एम स्टार्टिंग विद द सेशन, ओके, which generally doesn't happen in my videos, okay. So whatever it is guys, I hope all the fonts and other things are perfectly visible to you, ठीक है. सारे के सारे MCQ सोल्व कर लेते हैं और क्वेश्चन आंसर जो है उनका एक बार हम आइडिया ले लेंगे, ओके. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग एमिकस क्यूरे, ठीक है. एमिकस क्यूरे क्या होता है? बेसिकली फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, ठीक है. इसका जो लिटरल मीनिंग है वो क्या निकलता है? फ्रेंड ऑफ द कोर्ट. तो यहाँ पे देखो, इन अ लैंडमार्क केस सुप्रीम कोर्ट वाज हैंडलिंग अ हाईली टेक्निकल इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग मल्टीपल स्टेक होल्डर्स एंड साइंटिफिक कॉम्प्लेक्सिटीज. Given the intricate details of the environmental policies and scientific evidence, the court appointed amicus curiae, ठीक है, एक expert in environmental law to assist by providing impartial information and insights on the matter. Amicus curiae made recommendation based on the international standards which helped the court in making its final decision, ठीक है. तो amicus curiae is basically friend of the court जिसने सुप्रीम कोर्ट को हेल्प आउट किया फाइनल डिसीजन लेने के अंदर, ओके. बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ amicus curiae which of the following statement is correct, ओके. सो गाइज इसका जो आंसर है वो है सी, ठीक है. amicus curiae assist the court by providing impartial expertise on complex issues without representing any party in the case, ठीक है. ये किसी भी पार्टी को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इट ओनली एडवाइजेस द कोर्ट, ओके. और इसके नाम से ही समझ में आ रहा है यार, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट जो है वो इसका लिटरल मीनिंग है, ओके. नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो हाई कोर्ट इन इंडिया इशूज अ वर्डिक्ट in a complex property dispute which left one party dissatisfied with the decision. The aggrieved party now seeks to approach the Supreme Court for special leave to appeal, ठीक है. Under Article 136, Supreme Court can grant special leave to appeal against any judgment, degree or order in any matter passed by. तो देखो, सिर्फ हाई कोर्ट के केसेस सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं या बाकी ट्राइब्यूनल्स और इनके केसेस भी जाते हैं? तो आंसर विल बी ए, ठीक है. एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल इन इंडिया, ठीक है, दे कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट एज एन SLP, ओके. नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन. तो एक पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन है, he can file petition and write letters to the court on behalf of the aggrieved persons, ठीक है. तो जो PIL के अंदर होता है कि suppose that there is a public spirited person, he can basically file a case on the behalf of others as well, ठीक है. और रीजनिंग क्या है? कोर्ट हैव लिबरलाइज्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ लोकस स्टैंडाई. लोकस स्टैंडाई मतलब हु हैज द स्टैंडिंग टू फाइल अ केस इन द कोर्ट, ओके, ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स थ्रू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. तो इसका जो आंसर है गाइज मेरे अकॉर्डिंग ए होना चाहिए, ठीक है. बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, ठीक है. कोर्ट्स हैव बीन वेरी लिबरल नाउअडेज, ठीक है, आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ PIL कि रिप्रेजेंटेटिव कैन आल्सो फाइल द केस. तो ए है वो भी सही है, बी है वो भी, और आर है वो भी सही है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ओके. उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, अर्जुन एट द रिक्वेस्ट ऑफ लोकल कम्युनिटी लीडर बिल्ड्स अ प्ले ग्राउंड. तो अर्जुन ने क्या किया? एक प्ले ग्राउंड बना लिया, ठीक है, बच्चों के खेलने के लिए. और वहां पे क्या हुआ कि रवि नाम का एक इंसान था, उसने एक तरीके से अपना कोई फूड स्टॉल लगाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है. एंड रवि स्टार्टेड गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फूड स्टॉल. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि रवि ने प्रॉमिस कर दिया अर्जुन को कि मैं 10% दूंगा आपको अपने प्रॉफिट्स के अंदर से, ठीक है. लेटर ऑन दिस रवि डिनाइज अर्जुन टू पे दैट 10% ऑफ द प्रॉफिट्स, ओके. नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट विल हैपन गाइस? तो देखो, अर्जुन क्लेम कर सकता है या नहीं कर सकता? तो देखो पहले ऑप्शन के अंदर क्या लिखा हुआ, अर्जुन इज एंटाइटल्ड टू द परसेंटेज. तो देखो यहाँ पे कोई भी कंसिडरेशन नहीं था इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ओके. एंड अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, ओके. इस कॉन्ट्रैक्ट लॉ के प्रिंसिपल से ये सॉल्व होगा. तो आंसर विल बी बी फॉर बॉल, ओके. अर्जुन कैन नॉट क्लेम द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एज द प्लेग्राउंड वाज बिल्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कम्युनिटी लीडर एंड नॉट रवि, ठीक है. सी क्या कह रहा है? मस्ट पे, ये गलत है. और उसके बाद में डी क्या कह रहा है? रवि हैज टू पे, ये भी गलत है, ठीक है. उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5,
रवि एट अ लोकल मार्केट वॉज इन्वॉल्व इन आर्ग्यूमेंट विथ मोहन, ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, रवि ने मोहन को धक्का दिया और मोहन पीछे जाके गिर गया, ठीक है, और इसको छोटी मोटी इंजरी भी आई, और अब मोहन चाहता है कि बेसिकली बैटरी का केस कर दे इसके ऊपर। तो क्या होगा आंसर गाइज अकॉर्डिंग टू यू, इज देयर अ बैटरी और नॉट? आंसर विल बी यस, देयर इज अ बैटरी, ठीक है। तो ए वाला जो ऑप्शन है that will be the answer. Ravi's action of pushing Mohan constitutes battery as it was an intentional and direct application of physical force. Okay, got it? Now moving forward with the next question, that is question number 6. तो राज साइंस अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म एट अ म्यूजिक फेस्टिवल। तो देखो राज वाज अ सिंगर और इसने किसी म्यूजिक फेस्टिवल या किसी इवेंट के अंदर गाना गाने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, फिर उसके बाद में इसका गला बैठ जाता है एंड ही इज नॉट एबल टू सिंग दैट पर्टिकुलर सॉन्ग एट द इवेंट। ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंस इज कि जो भी इवेंट करवाने वाले थे इन्होंने राज के अगेंस्ट एक केस कर दिया। तो व्हाट विल हैपन इन दिस पर्टिकुलर केस? तो आंसर विल बी बी फॉर बॉल। ओके, इट इज अ डिस्चार्ज ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, क्योंकि यार देखो उसकी तबीयत खराब है and he cannot even performance, तो it is impossible to perform this particular contract for Raj, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। आंसर इज बी फॉर बॉल। एंड वन मोर थिंग आई जस्ट वांटेड टू टेल गाइज कि आप सब सोच रहे हो कि मेरा सेट डी है, मेरा सेट डी है। आंसर इज सबका ही सेट डी है, ठीक है, एक ही सेट इन लोगों ने बनाया एंड आई डोंट नो व्हाई दे आर नेमिंग इट एज सेट डी और सेट 4, बट वॉट एवर इट इज सबके जो सेट है वो सेम ही है। तो आंसर इसका क्या है? बी फॉर बॉल, क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है, डिस्चार्ज ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, नेहा इज अ फोटोग्राफर, इसने एक बहुत अच्छी सी फोटो खींची और अपने कोई इंस्टाग्राम टाइप के कोई पर्सनल ब्लॉग के ऊपर पोस्ट कर दी, और उसके बाद में क्या होता है, कोई पब्लिशर थे, इन्होंने इनसे परमिशन लिए बिना ही उस फोटो को कहीं पे पब्लिश कर दिया, ठीक है। तो कैन नेहा टेक अ लीगल एक्शन ओवर हियर गाइज? व्हाट विल बी योर व्यू पॉइंट्स? यू कैन कॉमेंट इफ यू वांट। तो अकॉर्डिंग टू मी आंसर विल बी बी फॉर बॉल। ओके, शी कैन टेक अ लीगल एक्शन बिकॉज हर फोटोग्राफ इज प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट एंड मैगजीन यूज्ड इट विदाउट परमिशन, ठीक है। ये एक कॉपीराइट है, इसको कोई रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं होती है। वंस यू गेट समथिंग पब्लिश, ठीक है, तो आपको जो प्रोटेक्शन है वो ऑटोमेटिकली प्रोवाइड हो जाता है। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, अगली चीज हम एक बार देख लेते हैं। कंपनी XYZ कॉर्पोरेशन ऑपरेट्स अ लार्ज डैम टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, और कोई फ्लॉ हो जाता है और डैम जो है सडनली बर्स्ट हो जाता है और आसपास में एक टाउन है, वहां पे कोई बहुत बड़ी फ्लडिंग वगैरह हो जाती है, ठीक है। ये तो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी लग रहा है सीधा का सीधा ही। ओके, उसके बाद द कंपनी हैज टेकन ऑल स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी मेजर्स एंड हैज नो नॉलेज of the design flaw. The affected residents sue the company for the damages. So answer will be B for ball. The company is absolutely liable. Sorry guys, the company is absolutely liable because the operation of the dam is inherently dangerous and damages occurred are regardless of the fault. Okay, so B for ball will be the answer, absolute liability. Now moving forward with the question number 9, Mohan lands his rare antique vase. कोई मतलब एक तरीके से कोई कांच का बर्तन या इस तरीके का कुछ। ओके, तो ये इसने अपने दोस्त सुमित को कोई इस तरीके की चीज पकड़ाई, ठीक है, और सुमित ने क्या किया, उसको ड्रॉप कर दिया और टूट गया वो, ठीक है, मतलब एकदम से डिस्ट्रॉय हो गया। नाउ व्हाट हैपेंस इज व्हेन मोहन आस्क्स फॉर हिज वेस्ट टू बी रिटर्न्ड, सुमित अपोलोजाइजेस और कहता है कि यार इसका तो कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा गाइज, व्हाट इज द सिनेरियो ओवर हियर? तो इसको क्या कहते हैं, टोर्ट ऑफ कन्वर्जन कहता है, ठीक है। टोर्ट ऑफ कन्वर्जन विल बी द आंसर, आंसर इज सी, ठीक है। यू शुड फाइल अ क्लेम फॉर कन्वर्जन बिकॉज सुमित डिस्ट्रॉयड द वेस्ट डिप्राइविंग हिम फॉर of its use permanently. Okay, C will be the answer. Now moving forward with the next question guys, एक बार अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, from the options given below which statement accurately describes the process of property registration in India? तो इसका क्या आंसर होगा गाइस? तो आंसर विल बी B for ball over here कि प्रॉपर्टी इज ऑफिशियली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर थ्रू गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड डीड, ठीक है, रजिस्ट्रेशन एफिक्स्ड बाय अ सील ऑफ रजिस्ट्रार्स ऑफिस। ओके, सो दिस इज द सिनेरियो, बी फॉर बॉल इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 का। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द क्वेश्चन नंबर 11 गाइस। तो यहाँ पे क्या होता है, इन अ क्रिमिनल ट्रायल इन अ कंट्री इन कॉन्टिनेंटल यूरोप, जज हेलेना प्लेज एन एक्टिव रोल इन इन्वेस्टिगेटिंग द केस। तो बेसिकली इंक्विजिटोरियल सिस्टम है और जो मिस्टर जेंसन है ये क्या कहते हैं कि यार ये ट्रायल जो है वो फेयर नहीं है और कंसर्न्स दैट जजेस एक्टिव रोल एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द इन्वेस्टिगेशन में इन गिवन कंटेक्स्ट
आइडेंटिफाई द प्रोबेबल डिसएडवांटेज ऑफ द जस्टिस डिस्पेंशन सिस्टम। तो देखो बेसिकली इट इज द इंक्विजिटोरियल सिस्टम ऑफ जस्टिस डिस्पेंशन, ओके। और इसका मेन डिसएडवांटेज ये होता है कि जज स्टेप्स इनटू द शू ऑफ एन एडवोकेट, ओके, एंड ही डजंट रिमेन न्यूट्रल एनीमोर, ठीक है। न्यूट्रल रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और ओपन माइंड के साथ केस वो सॉल्व नहीं कर पाते। तो सी विल बी द आंसर, ओके, ऑफ क्वेश्चन नंबर 11, ओके। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, वेरी इजी गाइस, बहुत ज्यादा इजी सा क्वेश्चन है। एडवांटेज ऑफ डैश इज दैट देयर इज नो स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीजरल लॉज एंड डिस्प्यूटिंग पार्टीज कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द जजेस। तो इसका आंसर है वो है लोक अदालत, ओके। लोक अदालत के अंदर डिस्प्यूटिंग पार्टी आराम से इंटरेक्ट कर सकती है जजेस के साथ, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। Omega Builders and Delta Constructions have dispute over project delays. The court suggests mediation, but Omega Builders is unsure if their case qualifies. According to the Afcons Infrastructure Limited versus Cherian Worldly Construction Company ruling, which disputes are generally excluded from mediation. तो देखो कौन कौन से disputes है जो mediation के अंदर नहीं आते। तो आंसर will be criminal offenses, ठीक है। C will be the answer, okay। उसके बाद में यहां पे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ एक बार आप आ जाओ गाइस। तो इट इज रिगार्डिंग द ओपिनियो ज्यूरिस, ओके। तो इसका जो आंसर है वो ए होगा। पहला जो स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ओपिनियो ज्यूरिस प्रिवेंट्स अनवांटेड जनरल प्रैक्टिस फ्रॉम बिकमिंग कस्टमरी लॉ, ओके, इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। और उसके बाद में इट इज द बिलीव दैट एक्शन वाज कैरिड आउट एज अ लीगल ऑब्लिगेशन। तो आंसर विल बी ए, ओके, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 वी आर डन एंड डस्टेड विथ। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 हम एक बार देख लेते। तो सॉलिसिटर रेगुलेशन अथॉरिटी इंग्लैंड का वो आ गया ना, लीगल एजुकेशन इन इंग्लैंड डज नॉट इम्पोज एनी फॉर्मल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट फॉर क्वालिफाइंग एज ए सॉलिसिटर इन इंग्लैंड एंड वेल्स। तो ये सही बात है गाइस, ये दोनों ऑप्शन ही सही है, ठीक है। बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट। सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 इज कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट सही है बट आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द क्वेश्चन नंबर 16। मी लिंग इज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर इन हांगकांग। शी इज कंसिडरिंग लॉन्चिंग अ मार्केटिंग कैंपेन टू अट्रैक्ट मोर क्लाइंट्स, ठीक है। तो यहां पे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीजिबल ऑप्शन फॉर हर। तो मतलब बताओ क्या करना चाहिए उसे, हांगकांग के अंदर अलाउड है या नहीं है। इट इज अलाउड, ओके। सो आंसर विल बी बी, प्रोसीड विद कैंपेन ऑन प्रिंट मीडिया। वहां पे प्रिंट मीडिया के ऊपर अलाउड है लेकिन कोई टीवी वगैरह के ऊपर वो लोग ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो आंसर विल बी बी फॉर बॉल, ओके। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 एक बार हम देख लेते हैं। तो असर्शन क्या है, सीनियर एडवोकेट इज नॉट इंटाइटल्ड टू अपीयर इन द सुप्रीम कोर्ट विदाउट एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, ठीक है। तो सीनियर एडवोकेट है, बिना एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपीयर नहीं कर सकता। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड are entitled to file an appearance or act for the party in the Supreme Court, ये भी सही बात है। तो देखो both the statement are correct but this before ball वाला जो ऑप्शन है वो क्या कह रहा है, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। बी विल बी द आंसर ओवर हियर, क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ है, आप एक बार आ जाइए। तो इन द लाइट ऑफ द प्रिंसिपल इंश्राइंड इन द आर्टिकल 39A रिगार्डिंग द फ्री लीगल एड, which of the following circumstances contradicts its core objective of equal justice and free legal aid, ठीक है। कौन कौन से circumstances है जो contradict कर रहे हैं the core objective of equal justice and free legal aid। तो देखो free legal aid के अगेंस्ट में कौन सा आर्ग्यूमेंट है। तो देखो पहला आर्ग्यूमेंट क्या कह रहा है कि the state मतलब गवर्नमेंट provides legal aid to economically disadvantaged citizens facing criminal prosecution। तो ये तो देखो बात सही है, ओके, बात तो सही है लेकिन हमें कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट ढूंढना है, इसलिए ये गलत है, ठीक है। हमें फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है यहाँ पे। वेल्दी इंडिविजुअल इज गिवन लीगल एड डिस्पाइट हैविंग एडिक्वेट रिसोर्सेज टू एक्सेस प्राइवेट लीगल काउंसिल, नहीं, सिर्फ मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड पुअर पीपल को लीगल एड मिलती है। सो इट इज कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ लीगल एड एंड आर्टिकल 39A, बी फॉर बॉल इज द आंसर, ओके। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19, मोस्ट अक्यूज्ड पर्सन डू नॉट लीड डिफेंस एविडेंस इन इंडिया, आइडेंटिफाई द रीजन फॉर दिस फ्रॉम ऑप्शंस गिवन बिलो। तो इसका जो आंसर है गाइज वो ए होगा, ठीक है। बर्डन टू प्रूव एन ऑफेंस इज बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इन ऑन द प्रोसिक्यूशन। अब यहाँ पे देखो बाकी के तीनों ऑप्शन है वो वैसे ही गलत है, क्रिमिनल लॉ के प्रिंसिपल के हिसाब से ही गलत है। जस्ट डिसाइड्स द केस ऑन इट्स मेरिट अकॉर्डिंग टू द एविडेंसेस प्रेजेंटेड बाय द डिफेंस, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों के जो एविडेंसेस प्रेजेंट किए जाते हैं उस हिसाब से वो जो केस है वो मतलब डिसाइड होता है। नॉट ओनली डिफेंस बट ऑल्सो द प्लेंटिव साइड ऑल्सो प्रेजेंट सर्टेन विटनेसेस, ओके, एंड एविडेंसेस। असर्शन इज दैट अक्यूज्ड हैज कमिटेड ऑफेंस इज
सफिशिएंट टू प्रूव द गिल्ट, ये सिविल लॉ में होता है, क्रिमिनल लॉ के अंदर नहीं होता है, ठीक है, सी वाला ऑप्शन। Accused is presumed guilty at the first instance. No, that is not the scenario. It is innocent until proven guilty, not guilty until proven innocent. ठीक है, तो आंसर विल बी ए ओवर हियर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो एविडेंस लॉ हेल्प्स द जजेस टू सेपरेट वीट फ्रॉम चाफ, ये डायरेक्टली लिखा हुआ है आपकी बुक के अंदर, ओके। और उसके बाद में क्या है, स्टेटमेंट नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, उसके बाद में सेकंड स्टेटमेंट क्या है, फंक्शन ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस इज टू प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रायल ऑफ ऑफेंडर्स। नो, ये सीआरपीसी का काम है, ये एविडेंस लॉ का काम नहीं है, ओके। सो यहां पे आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट द स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट, ओके। सी विल बी द आंसर ओवर हियर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द क्वेश्चंस, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके। तो एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू गाइस। तो व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशियल रिव्यू? कोर्ट प्लेज अ प्रोएक्टिव रोल इन आवर कंट्री, ठीक है, पीआईएल्स वगैरह हमारे देश के अंदर होती है। द कोर्ट्स कीप अ चेक एंड बैलेंस ओवर द पावर्स व्हिच आर गिवन टू द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो सुनील और आशा है, इनके बीच ये को फाउंडर है टेक स्टार्टअप के, ठीक है, इनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्चुअल डिसएग्रीमेंट हो गया कोई भी सॉफ्टवेयर वेंडर के साथ रिगार्डिंग द डिलीवरी टाइमलाइन ऑफ द क्रिटिकल प्रोजेक्ट। सुनील इंसिस्टेड ऑन फाइलिंग अ लॉ सूट, और जबकि आशा कहती है कि नहीं, एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी को अपॉइंट करके एक फैसिलिटेटिव प्रोसेस यूज कर लेते हैं, ओके। एक फैसिलिटेटिव प्रोसेस यूज करने का किसने सजेशन दिया? आशा ने, ठीक है। और यहां पे देखो सुनील एग्रीड एंड देयर मैटर वाज रिजॉल्व्ड विद इन 2 वीक्स। तो सुनील एग्री कर गया। तो कौन सा मेथड है गाइस? सो इट इज मीडिएशन। Mediation is the method which is used over here, okay. उसके बाद में give any 2 advantages of adopting ADR mechanism by the parties। तो देखो पहला एडवांटेज तो यहां ही लिखा हुआ है कि इनका जो मैटर है वो 2 वीक के अंदर रिजॉल्व हो गया, दैट मीन्स टाइम कम लगता है इसके अंदर, ओके। एडीआर अगर आप यूज करते हो तो टाइम इज वेरी लेस, और उसके अलावा पैसे कम लगते हैं, कोर्ट फीस नहीं पे करनी पड़ती, लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती, लॉट ऑफ एडवांटेजेस आर देयर, ओके। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम एक बार बढ़ते हैं। तो अ नेशन engages in human right violation within its own borders including act of genocide against a specific ethnic group, okay। तो genocide मतलब mass level massacres, okay। उसके बाद में under irregular obligation, what are the legal responsibilities of the international community even if there is no direct threat to the neighboring state? तो आईसीसी के पास जा सकते हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पास, ओके। क्वेश्चन नंबर 24 का ए क्या कहता है? डिस्क्राइब साइटिंग एनी 2 एग्जांपल हाउ द रूल्स ऑफ एडवर्टाइजिंग बाय लॉयर्स डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। तो देखो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि इंडिया के अंदर इट इज नॉट अलाउड, इंडिया के अंदर कंप्लीटली बैंड है, जबकि यूएस हो गया, यूके हो गया, ठीक है, फ्रांस का आप नाम लिख सकते हो या फिर हांगकांग का नाम लिख सकते हो, ये थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल है, ठीक है। हांगकांग एंड अदर कंट्रीज लाइक यूके, यूएस, दे आर बिट फ्लेक्सिबल, और इंडिया के अंदर ये अलाउड नहीं है, ओके। सो यू कुड हैव फ्रेम्ड योर आंसर लाइक दैट। उसके बाद में ड्यूरिंग अ कोर्ट प्रोसीडिंग an advocate finds out that their client intends to provide false evidence, ठीक है। एडवोकेट को पता चल गया कि जो क्लाइंट है वो false evidence देने वाला है। इस केस के अंदर क्या होगा गाइस? What should the advocate do in this situation to adhere to their professional duty towards the court and uphold ethical standards? तो क्या करना चाहिए एडवोकेट को गाइस यहाँ पे कि फॉल्स एविडेंस देने वाला है कोई क्लाइंट, तो उसको मना कर देना चाहिए, ठीक है। ये प्रोफेशनल एथिक्स के पूरा का पूरा अगेंस्ट है। दैट पर्सन मस्ट डिनाई टू रिप्रेजेंट दैट पर्टिकुलर क्लाइंट, ओके। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 गाइस, एक बार 25 की तरफ हम नजर दौड़ा लेते हैं। तो स्टेट द पर्पस ऑफ द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, ओके। तो देखो इसका पर्पस क्या था मेनली, एक तो प्री लिटिगेशन सर्विसेज के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, बिकॉज कोर्ट्स आर ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड, ओके, एंड जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो टाइम पे जस्टिस प्रोवाइड करवा दो प्री लिटिगेशन सर्विसेज के थ्रू, ओके। तो एक तो प्री लिटिगेशन सर्विस हो गया, परमानेंट लोक अदालत एंड कंसिलिएशन, these are the provisions of the legal services amendment act of 2002, okay। enlist any 4 legal services given to any beneficiary under the provision of free legal aid। तो ये इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है, ठीक है, फ्रॉम बोथ दीज टू, ओनली वन इज रिक्वायर्ड टू बी अटेम्प्टेड। तो 25B की हम बात करें तो देखो कोर्ट फीस सरकार पे कर देती है,
लॉयर सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा देती है। उसके अलावा केस की कॉपीज, जो सर्टिफाइड कॉपीज होती है, उनके प्रिंट आउट सरकार आपको फ्री में प्रोवाइड करवाती है। और उसके अलावा अगर अपील करनी हो किसी हाईकोर्ट के अंदर तो दैट इज ऑल्सो बीन डन बाय द गवर्नमेंट। ओके, सो दीज आर द फ्री लीगल सर्विसेज। 4 पूछिए, 4 मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कोर्ट फीस, लॉयर सर्विसेज, और उसके बाद में केस की सर्टिफाइड कॉपीज और अपील वगैरह फाइल करना, ये लीगल सर्विसेज जो फ्री में प्रोवाइड करी जाती है। ओके, उसके बाद में जय बिजनेस ओनर एंटर्स इनटू एग्रीमेंट विद सना अ गवर्नमेंट ऑफिशियल। अब एग्रीमेंट भी देखो ये कितना अजीब सा है कि जय कहता है सना को कि मैं 10 लाख रुपए दूंगा तेरे को, शी इज ए गवर्नमेंट ऑफिशियल, ठीक है, एक सरकारी इंप्लॉई है, 10 लाख रुपए दूंगा मैं तेरे को इन एक्सचेंज फॉर अर इन्फ्लुएंस इन सिक्योरिंग अ ल्यूक्रेटिव गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो बेसिकली ही इज ब्राइबिंग सना। बोथ पार्टी साइन द एग्रीमेंट and begin to execute it. Identify the nature of this agreement। तो देखो ये एग्रीमेंट ही है, कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं, वॉइड है ये एग्रीमेंट। ओके, बिकॉज इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, करप्शन का केस है सीधा का सीधा। और कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो गए, लीगल कॉन्सिक्वेंसेज, दोनों के ऊपर करप्शन का केस किया जा सकता है। ओके, सो दैट इज द सिनेरियो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द क्वेश्चन नंबर 27। A group of citizens in city regularly engages in public protest against government policies। तो देखो वैसे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है आपके पास, आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकते हो, बट ये लोग देखो क्या कर रहे हैं सॉरी गाइस, तो देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं, ट्रैफिक को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऑफेंसिव लैंग्वेज का ये यूज कर रहे हैं, और ये कहते हैं कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का उपयोग कर रहे हैं। तो आंसर इज नो, ये नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपसे फंडामेंटल ड्यूटी पूछिए कौन सी वायलेट हो रही है, तो ड्यूटी इज सेफगार्डिंग ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अब्जॉरिंग फ्रॉम वायलेंस, ठीक है, वायलेंस से दूर रहना है और पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करना है। दैट इज द फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51A विच दीज पीपल आर वायलेटिंग। ओके, उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर ऑफ सेक्शन बी एक बार देखते हैं। तो देखो स्टेट 2 की फीचर्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो यू कुड हैव रिटन इट लाइक दैट कि दे आर इंश्राइंड अंडर द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। दे आर बेसिकली पॉलिसी गाइडलाइंस एंड द डायरेक्टिव्स टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, दे आर नॉट एनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, और these all are the things, ठीक है। पॉलिसी गाइडलाइंस are not enforceable in any court of law। okay, so these are the scenario। okay, उसके बाद में give any two differences between fundamental right and human rights। okay, तो देखो वैसे तो most of the fundamental rights relates to human rights। okay, but human rights are not directly enforceable in a court of law। okay, human rights के ऊपर किसी कोर्ट के अंदर डायरेक्टली केस नहीं फाइल किया जा सकता जब तक वो कोई फंडामेंटल राइट या लीगल राइट नहीं बन जाते हैं। तो दिस इज द मेन डिफरेंस, फंडामेंटल राइट्स आर डायरेक्टली इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट, और उसके अलावा human rights are not enforceable until and unless they are made a fundamental right or a legal right। okay, उसके बाद में मतलब जो फंडामेंटल राइट्स है दे आर ग्रांटेड बाय अ स्टेट, मतलब सरकार हमें ग्रांट करती है, जबकि ह्यूमन राइट्स आर ग्रांटेड बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स। अगर हम ह्यूमन बींग्स की तरह एग्जिस्ट करते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली वो राइट्स ग्रांट हो जाते हैं। ओके, सो दीज टू आर द की डिफरेंसेस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द सेक्शन सी, जो 3 नंबर वाला सेक्शन है उसकी तरफ एक बार हम मूव कर जाते हैं। तो इसके अंदर देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज वाइटल फॉर द रेस्पेक्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो यहाँ पे इसको एलॉबरेट करना है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है गाइस, कि देखो मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज दैट देयर इज अ पर्सन हु बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ही हैज लाइक 450 सीट्स इन द लोकसभा। कहां पे, लोकसभा के अंदर 450 सीट्स है एंड अराउंड लाइक 200 सीट्स इन द राज्यसभा। ओके, एंड हिज बेस्ट फ्रेंड इज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। ओके, उसका जो सबसे अच्छा दोस्त है वो देश का राष्ट्रपति है। नाउ व्हाट हैपेंस इज ही इज बेसिकली prime minister or the ruler of the country। we can say कि यार he can do whatever he want to do। okay, 450 MPs in the Lok Sabha, 200 MPs in the Rajya Sabha, his best friend is the president, then he can do whatever he want। but the thing is that जो भी करना है करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसॉफी के साथ होना चाहिए। और उसके अलावा यू हैव टू रेस्पेक्ट द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मीनिंग क्या है, कि जो भी कर रहे हो वो प्रॉपर प्रोसेस के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने घर बैठे डिसाइड कर लिया कि आई एम गोइंग टू पास दिस लॉ और वो लॉ पास हो जाएगा। दिस वॉन्ट हैपन। पूरा का पूरा प्रोसेस होगा, पहले लोकसभा के अंदर प्रेसिडेंट होगा, फिर राज्यसभा के अंदर जाएगा, वोटिंग होगी, ठीक है, और उसके बाद में इट विल गो टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज फाइनल सिग्नेचर। तो दिस इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ओके, उसके बाद में आर्टिकल 50, इसका जो और वाला पार्ट है, मतलब आइदर यू कुड हैव अटेम्प्टेड दिस और दिस। ओके, तो आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट टू टेक स्टेप्स टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखना, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की ये बात करता है। इन द लाइट ऑफ आर्टिकल 50 डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। स्टेट एनी टू प्रोविजंस इन इम्यूनरेटेड अंडर आर्टिकल 50 दैट कॉन्ट्रीब्यूट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन इंडिया। तो सबसे पहले तो ये बताना है कि भाई जुडिशरी को अलग क्यों रखना चाहिए,
एग्जीक्यूटिव से, ठीक है, बिकॉज जुडिशरी इज द वॉचडॉग ऑफ द डेमोक्रेसी एंड प्रोटेक्टर ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स. इफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स और एनी ऑफ आवर राइट्स आर बीइंग ब्रीज्ड बाय द एग्जीक्यूटिव और द लेजिस्लेचर, तो जुडिशरी कम्स इनटू प्ले, इसलिए इनको सेपरेट रखना जरूरी है. ओके, दीज ऑल थिंग्स आर देयर. अब प्रोविजंस क्या क्या है गाइस, तो देखो एक तो रिटायरमेंट एजेस का आप कह सकते हो कि हाई कोर्ट के लिए 62 है और सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 है. दैट मींस दे हैव इनॉर्मस जॉब सिक्योरिटी. उनको जो जॉब से हटाने का या फिर उनकी पोजीशन से हटाने का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कर रखा है, इसलिए वो इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकते हैं. उसके अलावा दे डिराइव देयर सैलरीज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट इन द केस ऑफ हाई कोर्ट्स एंड द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द कंट्री ऑफ इंडिया इन द केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ओके, उसके बाद में अगले पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं. हाउ इज एन आर्बिट्रल अवार्ड बोथ सिमिलर एंड डिफरेंट फ्रॉम कोर्ट प्रोनाउंस जजमेंट और ऑर्डर. तो आर्बिट्रेशन का जो अवार्ड होता है वो सिमिलर और डिफरेंट कैसे है कोर्ट के दिए हुए ऑर्डर से. तो देखो, आर्बिट्रेशन इज बेसिकली आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट, जबकि ट्रेडिशनल कोर्ट्स आर डिफरेंट स्टोरी, ठीक है, दे आर कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड कोर्ट्स. जबकि आर्बिट्रेशन कहां से निकल के आता है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996 से. इट इज आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट, इट इज अ प्राइवेट कोर्ट. ओके, उसके बाद में ये सिमिलर किस तरीके से है गाइज कि बोथ आर बाइंडिंग इन नेचर, ठीक है. आर्बिट्रल अवार्ड हो गया या फिर कोर्ट का जजमेंट हो गया, बोथ आर बाइंडिंग इन नेचर. और डिफरेंट कैसे है, बिकॉज कोर्ट्स आर एस्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि ये एक प्राइवेट एंटिटी है, ठीक है. कोर्ट सरकारी एंटिटी है, संविधान के द्वारा बनी हुई, एंड दिस इज अ प्राइवेट एंटिटी अंडर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट. उसके बाद में फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स आर एडमिसिबल इन आवर कंट्री, बट फॉरेन जजमेंट्स है उनको कोर्ट माने या ना माने, इट डिपेंड्स अपॉन द कोर्ट. ओके, उसके बाद में स्टेट द फीचर्स ऑफ एडॉक आर्बिट्रेशन. अगेन और वाला क्वेश्चन है, या तो ये वाला अटेम्प्ट कर लो या ये वाला कर लो. तो एडॉक आर्बिट्रेशन बेसिकली ये होता है कि इसके अंदर कोई आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन का यूज ना करके दोनों पार्टीज अपने हिसाब से आर्बिट्रेशन करवा रही है. ओके, सर्टेन फीचर्स आर देयर, नो इंस्टीट्यूशन, फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर थोड़ी सी ज्यादा होती है, टाइम एंड प्लेस पार्टीज अपने हिसाब से डिसाइड कर सकती है, ऑल दीज थिंग्स. ओके, फिर उसके बाद में रिया जो है वो एक लॉ ग्रेजुएट इन इंडिया है एंड शी इज एक्सप्लोरिंग करियर ऑप्शंस. ओके, तो 3 अपॉर्चुनिटीज बतानी है हमें. वी हैव टू स्टेट 3 अपॉर्चुनिटीज. तो एक तो लिटिगेशन लिख देते हैं. लिटिगेशन मींस वकालत, ठीक है, GATION है ना, ठीक है, लिटिगेशन हो गया. उसके अलावा जुडिशरी, जुडिशियल सर्विसेज के अंदर ये जा सकती है, कोई भी स्टेट जुडिशियल सर्विसेज का ये पेपर दे सकते हैं. उसके अलावा जैग लिख देते हैं, जज एडवोकेट जनरल, ठीक है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग दैट शी कैन डू. ओके, लिटिगेशन हो गया, जुडिशरी हो गया और जज एडवोकेट जनरल हो गया, ठीक है. उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32, मिसेस कपूर, elderly landowner verbally expressed her wish to transfer agricultural land worth ₹20 lakh to her son राज. ठीक है, तो मिसेस कपूर ने क्या कहा कि अपनी जो एक 20 लाख रुपए की जमीन है वो किसको देना चाहती है, अपने बेटे राज को देना चाहती है. ओके, उसके बाद में हर सन अमन who has been managing the land wants it to be transferred on his name, क्योंकि वो इंचार्ज था लैंड का, ठीक है. और यहाँ पे कोई मिस्टर शर्मा है, इन्होंने अमन को पैसे भी दे दिए कि वो इससे खरीदना चाहते हैं. ओके, नाउ हु हैज द राइट टू ट्रांसफर. तो देखो, राइट टू ट्रांसफर तो ऑनर का ही होगा ना, इन्होंने तो वर्बली कहा, कोई रजिस्ट्रेशन तो करवाया नहीं है. तो मिसेस कपूर हैज द राइट टू ट्रांसफर, ठीक है. तो ये इसका आंसर तो बेसिकली who has the right to transfer का आंसर तो मिसेस कपूर हो गया. उसके बाद में स्टेट एनी 2 एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ट्रांसफर. तो देखो, एक तो रजिस्ट्रेशन आप कह सकते हो, ठीक है, अगर 100 रुपए से महंगी प्रॉपर्टी है तो रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है. और उसके अलावा म्यूचुएशन आप कह सकते हो, म्यूचुएशन मतलब म्यूनिसिपल रिकॉर्ड्स के अंदर अपडेट करवाना. अटेस्टेशन आप कह सकते हो, ठीक है, तो दे आर द essentials of a valid transfer. Okay, so that is the scenario. Now moving forward with the question number 33. एक बार question number 33 देख लेते हैं. तो name the statutory body that was constituted under the water prevention and control of pollution act of 1974. again very easy यार, CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. ओके, और उसके बाद में 2 प्रिंसिपल फंक्शंस बताओ इस बॉडी के. तो एक तो एडवाइजिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट रिगार्डिंग एयर एंड वाटर पॉल्यूशन. ओके, अबेटमेंट ऑफ एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, कोऑर्डिनेटिंग विद द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स. ठीक है, यू कैन राइट इट लाइक दैट. उसके बाद में स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टॉकहोम डिक्लेरेशन. इट वाज द फर्स्ट एवर एनवायरमेंटल समिट टू टेक प्लेस ऑन अ ग्लोबल स्टेज. 1972 स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर ये हुई थी. इसके अंदर ये बोला गया था, मैन इज द क्रिएटर एज वेल एज द माउल्डर ऑफ हिज सराउंडिंग्स. ओके,
उसके बाद में रिलेशनशिप बिटवीन स्टॉकहोम डिक्लेरेशन एंड अर्थ समिट 1992, तो ये रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर हुई थी, इसको रियो डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। इनके बीच में रिलेशनशिप यही है, इट हैपेंड मार्किंग द 20th एनिवर्सरी, ठीक है, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन की 20th एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए ये 1992 के अंदर रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर करवाई गई थी। ओके, सो दैट वाज द सिनेरियो। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 34, what are the key principles outlined in the UDHR and how do they reflect the foundational values of juvenile custodial home and several juvenile report being subject to human dignity and freedom of equality? तो kind of a difficult question, थोड़ा difficult लग रहा है ये, but यार you can write about child rights, ठीक है। juvenile homes कहाँ कौन से होते हैं जिनके अंदर बच्चों को रखा जाता है, तो child rights के ऊपर भी अगर आपने थोड़ा बहुत लिख दिया तो you could have gotten certain marks, although I can say कि it was a bit tricky and bit difficult question. Okay, now moving forward to question number 35, in a juvenile custodial home several juvenile report being subject to harsh disciplinary measures इंक्लूडिंग एक्सेसिव फिजिकल पनिशमेंट एंड प्रोलॉन्ग्ड आइसोलेशन, ठीक है। जुवेनाइल होम मतलब जो बच्चों की जेल होती है ना, बाल सुधार गृह जिसको कहा जाता है, वहां पे बच्चों को बाकी अक्यूज के मुकाबले थोड़ा ढंग से रखना पड़ता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, इनको नॉर्मल प्रिजनर्स की तरह रखा जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में इनएडुकेट फूड, ठीक है, फूड टाइम पे नहीं मिल रहा, खाना सही नहीं मिल रहा, अनसैनिटरी लिविंग कंडीशन, ठीक है। और उसके बाद में ये तो यार ये थोड़ी गलती सी लग रही है, मतलब स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, बट हाँ ये इग्नोर कर रहे हैं इसे। आइडेंटिफाई द नेशनल बॉडी विच कैन बी अप्रोच, तो एनसीपीसीआर, ठीक है, एनसीपीसीआर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स कैन बी अप्रोच्ड ओवर हियर। ओके, उसके अलावा ये क्या करते हैं, इनके फंक्शंस क्या क्या है, दे विजिट द जुवेनाइल होम्स एंड ये अनाथालय वगैरह होते हैं ना, बेसिकली ऑर्फनेजेस, इनको ये विजिट करते हैं जहाँ पे बच्चे रहते हैं। चाइल्ड राइट्स के ऊपर ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को एडवाइस करते हैं, पॉलिसी मेकिंग के अंदर हेल्प करते हैं, सुओ मोटो एक्शंस लेते हैं ये चाइल्ड राइट्स के वायलेशंस के अगेंस्ट। ओके, सो दीज ऑल आर द सिनेरियोज। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ एक बार मूव फॉरवर्ड करते हैं गाइस। स्नेहा स्टार्टेड अ ब्यूटी केयर ब्रांड कॉल्ड ग्लो एसेंस, ठीक है, तो ये स्किन केयर प्रोडक्ट वगैरह बनाती थी, ये ब्रांड थोड़ा पॉपुलर हो गया, लेकिन सिमिलर कोई एक नेम वाली कंपनी आ गई, ठीक है। कोई एक कंपनी वो लो क्वालिटी प्रोडक्ट बना रही थी बट अंडर अ सिमिलर नेम, ठीक है, नेम क्या है, ग्लो एसेंस, ठीक है। तो लो क्वालिटी प्रोडक्ट बना रही थी अंडर द सिमिलर नेम, लीडिंग टू कंफ्यूजन अमंग द कस्टमर्स, और ये ब्रांड की जो रेपुटेशन है उसको भी डाउन लेके चला गया। On consulting a legal expert, Sneha learned that Glow Essence is a trade name and not a trademark. She initiated the registration process. तो trade name और trademark के बीच में difference क्या होता है guys? तो देखो trade name is the name under which a firm operates, okay? उसके अलावा trademark is basically logo, symbol या फिर कोई इस तरीके की scenario जिससे आप कंपनी को identify कर सकते हो, okay? उसके बाद में explain how registration of Glow Essence benefits Sneha. तो ये किस तरीके से benefit करेगा? Copy paste नहीं किया जा सकता, इसका जो idea है। क्वेश्चन नंबर 36 एंड आई मस्ट हैव रिटन इन दिस पेज गाइस, एक बार मैं बता देता हूं कि एक तो गुडविल को प्रोटेक्ट करेगा ये कंपनी की, और उसके बाद में कॉपिंग और ये सारी की सारी चीजें भी प्रिवेंट करेगा। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द ट्रेड सीक्रेट्स, ठीक है, ट्रेड सीक्रेट से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो देखो यहाँ पे तो इफ यू आंसर द क्वेश्चन नंबर बी सेक्शन डी के अंदर तो ज्यादा बेटर रहता, क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चन है और यहाँ पे ट्रेड सीक्रेट में वी डोंट हैव दैट मच मसाला टू राइट डाउन, बट यहाँ पे सेक्शन 10 पूछा है। सेक्शन 10 इज वेरी इजी, द एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं ये वाला ही आंसर कर देता हूँ, ऑल द एग्रीमेंट्स पर से आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, सारे के सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, दे मस्ट मीट सर्टेन क्राइटेरिया टू क्वालिफाई एज सच, ठीक है। किसी भी एग्रीमेंट को अगर कॉन्ट्रैक्ट बनना है तो कुछ क्राइटेरियाज पूरे करने पड़ते हैं। अब वो क्राइटेरियाज क्या है गाइज, रिटन अंडर सेक्शन 10, लॉफुल ऑफर, लॉफुल एक्सेप्टेंस, ठीक है, उसके अलावा कंसिडरेशन मस्ट बी देयर, फ्री कंसेंट मस्ट बी देयर, पार्टी शुड बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ओके, द contract must not, the terms of contract must be certain, the performance of contract should be possible, impossible चीजों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, impossible वादे नहीं होनी चाहिए, इस तरीके की चीजें इसके अंदर हम लिख सकते हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड विद द क्वेश्चन नंबर 38, एक बार क्वेश्चन नंबर 38 हम देख लेते हैं गाइस, ये क्या कहता है। तो विथ रिगार्ड्स ऑफ द सिलेक्शन ऑफ पीनल लॉयर्स अंडर नालसा रेगुलेशंस 2010,
तो इसमें क्या होगा, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखो क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो अगर कोई एडवोकेट को पीनल लॉयर बनना है तो एक तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, सूटेबिलिटी होनी चाहिए। ओके, दीज ऑल आर द एसेंशियल्स। उसके बाद में स्टेट द कॉम्पोजिशन ऑफ द सिलेक्शन बोर्ड फॉर इम्पेनलिंग हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमिटी। तो देखो इस सिलेक्शन बोर्ड के अंदर क्या होगा, एडवोकेट जनरल एंड चेयरमैन ऑफ द स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट एंड द स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका 38 का, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन अ पीनल लॉयर बी रिमूव्ड फ्रॉम एनी केस। तो देखो नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज और डिससेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज कैन बी द ग्राउंड्स टू रिमूव अ पीनल लॉयर। ओके, फिर उसके बाद में व्हेन कैन द सर्विसेज ऑफ सीनियर एडवोकेट बी अवेल्ड बाय द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज। तो देखो एक तो मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस और उसके अलावा सीरियस मैटर्स इन विच देयर इज अ सीरियस थ्रेट टू लाइफ एंड लिबर्टी, आर्टिकल 21 इन्वॉल्व। ओके, तो यहाँ पे सीनियर एडवोकेट्स को भी एंगेज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 38 शायद हो चुका है। उसके बाद में एक्सप्लेन द टर्म लीगल एड। लीगल एड के बारे में आपको लिखना है। आई गेस आई हैव डन वन ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग। तो अब क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ मूव कर जाते हैं हम, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर पेपर। तो देखो नोआना और एल्ड्रिया आर इन डिस्प्यूट और कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम ओवर रिवर नेलेरा, with Aldria bringing the case to ICJ. Noara argues that past ICJ rulings in similar cases should guide the decisions, while Aldria कहता है कि इनको फ्रेशली इंटरप्रेट करो। तो देखो इसको किस तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा। तो आर्टिकल 59 तो ये है कि जो भी डिसीजन है वो सिर्फ उन दोनों पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होता है हु आर एट डिस्प्यूट, ठीक है। आर्टिकल 38 क्लॉज 1 प्रोवाइड्स फॉर द सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड इट सेज दैट कि the ICJ decisions are the sources. Okay, so in this way you could have answered this particular question. Okay, now question number 40. Vikram, a skilled graphic designer, has been running a design studio as a sole proprietor. बाद में इसका बिजनेस बहुत ज्यादा अच्छे से ग्रो कर गया, ठीक है। तो इसका एक दोस्त था विक्रम का जो बोलता है कि भाई तू 1% कंपनी रजिस्टर कर ले, ठीक है, ओपीसी रजिस्टर कर ले, क्योंकि उसकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी विक्रम की, ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं रहेगी, और उसके अलावा बिजनेस की क्रेडिबिलिटी भी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। बेस्ड ऑन द अबव केस कंपेयर सोल प्रोप्राइटरशिप एंड 1% कंपनी, ठीक है, ओपीसी और सोल प्रोप्राइटरशिप को कंपेयर करो। विच फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटीज वुड बी बेटर फॉर विक्रम एंड वाई, कौन सी बिजनेस एंटिटी बेटर रहेगी और वाई। तो आंसर विल बी 1% कंपनी एस्टेब्लिश्ड अंडर कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। एक ही इंसान इसके अंदर होता है। अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप आगे चल के सक्सेसफुल हो जाती है तो ओपीसी रजिस्टर करी जाती है, ठीक है। उसके अलावा लिमिटेड लाइबिलिटी इज देयर, और उसके अलावा मतलब एक नॉमिनी अपॉइंट किया जाता है, बिजनेस का परपेचुअल सक्सेशन होता है। अगर मान लो विक्रम को कुछ हो जाता है तो विक्रम जिसको भी नॉमिनी अपॉइंट करेगा उसको ये बिजनेस मिल जाएगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन गाइज। वी आर डन एंड डस्टेड फाइनली with each and everything of your class 12 legal studies course for 2025 का board examination. Okay, now I will start posting my contents on other law entrance examinations, CUET, CLAT and these stuff, ठीक है। तो meet you with the next session. Okay, it was very overwhelming whatever the love and response you showered over me. Okay, thanks a lot for that. Lot of students has emailed me कि सर मतलब पेपर ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, मतलब आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल वंस दिस वीडियो इज बीइंग अपलोडेड, ठीक है। मैं रिप्लाई पक्का करूंगा, ठीक है। आई विल आल्सो हैव अ वर्ड एंड कीप इन टच गाइस, ठीक है। इट वाज अ इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस टू टीच यू ऑल, ओके, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू गाइड यू अगेन इन सम अदर एग्जामिनेशन, भले ही वो कोई लॉ एंट्रेंस एग्जाम हो या सीयूईटी हो या कुछ हो, ठीक है। बोर्ड में तो हेल्प कर ही दिया, मैं आपको अच्छे कॉलेज जाने में भी पक्का मदद करूंगा। ओके, सी यू गाइस विद द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। बाय, टाटा।